नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर संयोग अधिवेशन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना वायरस, लगातार भूकंप, तूफान, टिड्डी दल, सरहद पर तनाव, बहुत सी सेलिब्रिटीज का निधन। 2020 एक ऐसा साल बनता जा रहा है जिसके बारे में जितना हम जानेंगे उतना ही दुख से भर जाएंगे। तो आज इसी पर बात करने के लिए, और आखिर 2020 में ऐसा क्या है, इस साल में क्या वाकई में ज्योतिष के जरिए ऐसा कुछ पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था, जिसको लेकर भविष्यवाणियों को लेकर जानकारियां आनी पहले ही शुरू हो गई थी, या फिर इस 2020 में और भी कुछ आना बाकी है जिसे अभी हम नहीं जानते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ संजय जुमानी जी जुड़ रहे हैं, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने साल 2020 के लिए बहुत सारी जानकारियां पहले ही दे दी थी, और उन्होंने, चाहे वो शेयर मार्केट हो, सोने की कीमतों को लेकर हो प्रेडिक्शन, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए साल ये भारत के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दे दी थी। संजय जुमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुरुआत मैं इसी बात से करूंगी कि 2020 और क्या क्या दिखाएगा हम लोगों को। वेल सैडली जब मैंने लास्ट ईयर दिवाली के शो पे नए कपड़े पहनकर गया था और मुझसे पूछा था साल कैसा होगा, बहुत मुझे खराब लगा ये बताने कि नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ फॉस्फरस ईयर, नॉट अ प्रॉस्पेरस ईयर एंड एक्सपेंसिव ईयर फॉर मोस्ट पीपल। और आप गूगल करके देख सकते हैं संजय बी जुमानी प्रेडिक्शंस फॉर 2020 वे बैक इन अक्टूबर। और मैंने ये भी कहा था कि सैडली चाइना विल बी द विलेंस ऑफ द पीस, और चाइना के वजह से पूरी ग्लोब विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल एंड टर्मोइल वे बैक बिफोर एनीवन हर्ड ऑफ कोरोना वायरस। एंड आई एम वेरी सैड दैट ये प्रिडिक्शंस एकदम सही आई हैं। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 2021 से 5 नंबर आता है मर्क्यूरी, एंड दैट इज व्हेन द वर्ल्ड विल स्टार्ट रिकवरिंग। लेकिन आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन 2020 कि क्यों इतना डिफिकल्ट साल था और क्यों मैंने फॉस्फरस वर्ड यूज किया था न्यू ईयर के शो पे। तो उसके लिए पहले 2020 यानी 22 नंबर को समझना जरूरी है। फिर आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग व्हाट चाइना एड्स अप टू एंड द वर्ड कोरोना वायरस और कोविड-19 क्विकली। तो अगर बात करें 2020 की, 22, दिस नंबर इज सिंबलाइज्ड बाय अ गुड मैन blinded by the folly of others. In this picture, he appears to offer no defense against a ferocious tiger waiting to attack him. A man जो suddenly dream से उठा है, नींद से उठा है, and is suddenly attacked by a tiger. In this dream, he has a false judgment. मैं आपको रोक रही हूँ, और मैं इसको आपको ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ये जो बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदी भाषी जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में आप ये सारी जानकारियाँ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उन्हें समझ भी आएगा और वो आपकी इन भविष्यवाणियों को समझ भी सकेंगे बेहतर तरीके से। 22 नंबर का मतलब है कि एक इंसान जो अपने ड्रीम में खोया हुआ है, सडनली ड्रीम से उठता है, नींद से उठता है, और उसके ऊपर एक फेरोशियस टाइगर यानी कि एक शेर अटैक कर रहा है उसमें, और इस पिक्चर में वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है। और ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स जो सडनली है अटैक्ड बाय डेंजर, और डेंजर है कोरोना वायरस, और ड्रीमर है हम इंसान। तो 4 नंबर राहु का नंबर है, जो रिबेलियस प्लेनेट है, बागी का प्लेनेट है, बगावत करता है। और हम लोगों ने कहा था कि रिबेल्स और राइट्स भी हो सकते हैं इस साल, और न्यू दिल्ली कहो या सीरिया कहो, लिबिया कहो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसे राइट्स इससे पहले हुए नहीं हैं। 4 नंबर एक महंगा साल है, वी हैड सेड, एंड एन एक्सपेंसिव ईयर, वी हैड सेड दैट स्टॉक मार्केट्स विल टेक अ बीटिंग, इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होगी, और सैडली वही हो गया था, महंगा साल हुआ है। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स बहुत अच्छा करेंगे। और टेक्नोलॉजी को आप देखिए, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, technology is being used like never before. And I'm very proud कि मेरे क्लाइंट मुकेश अंबानी जी के जियो has been the savior, ऑयल क्राइसिस से जियो ने बचाया उनको, and today's news is he is amongst the 10 top richest men in the world again thanks to जियो। ये बात अलग है कि मुकेश अंबानी जी नंबर 1 के हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि उस बात को आप आगे बढ़ाइएगा। वो बात आपने कही कि इस साल का जो जोड़ है अंक शास्त्र के हिसाब से 4 होता है, लेकिन इसके भीतर शून्य भी 2 हैं। शून्य के आगे कहते हैं कि सब कुछ, हम कहते हैं कि खत्म हो गया है। तो इस साल में 2 शून्य होने का मतलब क्या है? 2 0 से हम क्या समझे इसको?
2 नंबर चंद्र का नंबर है, ड्रीमी रोमांटिक प्लैनेट है, लेकिन लेट बैक प्लैनेट है चंद्र, क्रिएटिव प्लैनेट है, नो वंडर नो डाउट, लेकिन 2 शून्य यानी कि 2 जीरो। सो जीरो यानी कि एज इन न्यूमरोलॉजी इट हैज नो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, लेकिन द एम्फोसिस इज मोर ऑन 22 रादर देन द 2 zeros। तो 22 का ये जो खतरनाक मीनिंग था। अब चाइना की बात करें तो चाइना 15 नंबर पे ऐड होता है, और मैंने इसीलिए कहा था कि चाइना के वजह से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 15 नंबर एक अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी में, लग्जरी का नंबर है शुक्र का, लेकिन 15 का फॉर्म जो है वीनस का एक ग्रेट फॉर्म नहीं है अगर 4 या 8 नंबर से एसोसिएट। तो 2020 से 4 आ रहा था, इसीलिए मैंने वार्निंग दी थी कि चाइना की वजह से प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए सार्स इन्फेक्शन जो दिया था 2002 में दिया था चाइना ने, 2002, फिर 4 नंबर का साल था। 2020 में कोविड, 2015 में 8 नंबर के साल में फिर चाइना का बबल बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हुई थी। आपको याद होगा, इकोनॉमिस्ट को याद होगा। तो पूरी वर्ल्ड हैड टेकन अ बीटिंग ड्यू टू दैट चाइना बबल दैट हैड बस्ट इन 2015। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ चाइना। और लग्जरी के साथ साथ जब 4 और 8 से एसोसिएट हो जाता है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए कि ये म्यूजिक और आर्ट के लिए अच्छा नंबर है, ड्रामेटिक पर्सनालिटी के लिए अच्छा नंबर है, लेकिन मीठी छुरी के लोग होते हैं जिनका नाम 15 पे जुड़ के आता है, और आपको अपने मीठे मीठे बातों से बहलाकर दे विल सेल यू व्हाट दे वांट टू। अच्छा संजय जुमानी जी, एक और बात आज हम संयोग अधिवेशन कर रहे हैं। संयोग अधिवेशन को हम इस रूप में देख रहे हैं कि योग सबसे बड़ा दिन और साथ ही सूर्य ग्रहण। तो इस सूर्य ग्रहण से जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? 21 जून को ये जो सूर्य ग्रहण है वो किन किन लोगों की जिंदगियों में क्या क्या बदलाव ला सकता है? द गुड न्यूज इज जो 26 दिसंबर को लास्ट ईयर इक्लिप्स था वो बहुत ही खतरनाक था, और प्रिडिक्ट भी किया था हम लोगों ने कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर दी होल वर्ल्ड। और क्योंकि वो नंबर 8 का डबल डेट था, 26 नंबर 8 नंबर सैटर्न का डेट है। सैटर्न या शनि इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स, और शनि इज लाइक द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिनसे हम सब दूर भागते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के स्वामी भी शनि है, और उस दिन 88 का डेट था। ऐसे ही 888 डेट पर सुनामी आई थी, जब 26 दिसंबर 2004 को जुड़ने से भी टोटल 8 आता था। तो दैट वाज अनदर इक्लिप्स। लेकिन अभी 21 तारीख को जो आ रही है न्यूमरोलॉजिकली 21 इज 3 नंबर जुपिटर या गुरु, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ वेल्थ। एंड गुरु को हिंदी में जो टीचर कहते हैं इंग्लिश में, तो इट इज अ गिविंग प्लैनेट। तो आई एम नॉट सो वरीड विथ दिस इक्लिप्स एज आई वाज 26 दिसंबर के हिसाब से। दैट इज द गुड न्यूज। द बैड न्यूज इज, हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ हर टीवी शो पे कि 2020 के पन्ने काश हम फाड़ के फेंक सकते थे, काश अवॉइड कर सकते थे 2020 को, जो पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू वेट। एंड लाइक आई वाज सेइंग, 4 नंबर आविष्कार के लिए अच्छा नंबर है, अच्छा साल है। एंड वी विल आल्सो सी ब्रेक थ्रूज, मेडिसिन और वैक्सीन और हॉस्पिटल्स, दे आर वर्किंग लाइक नेवर बिफोर। एंड इसी बात पर जुमानी जी मैं आना चाहती हूँ, और बहुत से दर्शक देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आपके जरिए जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस वाला टाइम चल रहा है, इस टाइम का अंत कब होगा? क्या हम उस अंत की तरफ बहुत नजदीक मुहाने पर खड़े हैं? क्या संजय जुमानी जी इस बात का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस मेरे क्लाइंट रोहित शेट्टी की मूवी नहीं है जो 3-4 हफ्ते में पैसा कमा के निकल जाएगी, एंड इट इज हियर टू स्टे। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, आई विश 2020 को हम बदल सकते थे, बट आफ्टर 2020 5 नंबर आता है। मर्क्यूरी पारा का नंबर है। पारा और मर्क्यूरी एज फाउंड इन अ थर्मामीटर हैज रिकवरेटिव पावर्स। You break it with a spoon, बिखर जाता है, next moment it has the ability to join back. Mercury is the fastest planet, planet of travel. इससे ये भी अनुमान कर सकते हैं हम कि ट्रैवल बढ़ेगा। जब ट्रैवल बढ़ेगा तो चीजें भी बेटर होगी, इकोनॉमी के लिए भी, लोगों के लिए भी। और 2022 है वो सुनहरा साल जब मैं मोदी साहब के भविष्यवाणी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इंडिया सोने की चिड़िया
कहलाना शुरू करेगी, क्योंकि 369 एक फैमिली ऑफ नंबर है। इंडिया 3 पे ऐड होता है, भारत 6 पे, और 2022 से 6 नंबर आएगा, वीनस या शुक्र का जोड़, लग्जरी का प्लेनेट का जोड़, और हम रहेंगे अपने 75th ईयर में। 7 + 5 से फिर आएगा 3 नंबर जुपिटर। अब जब इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को मिला था 6 नंबर के डेट पे, 1947 3 नंबर के डेट पे, वर्ल्ड कप उठाया 1983 में 3 नंबर के डेट पे, सेकंड T20 वर्ल्ड कप 2007 9 नंबर 6 नंबर के डेट पे, और ऐसे बहुत सारे अच्छे चीजें हुई है हमारे साथ में, हमारी कंट्री के साथ में। वी हैव वन मेनी वॉर्स अगेंस्ट चाइना इन इयर्स एडिंग टू 3, 6 and 9। तो जुमानी जी, आपने जो एक बात कही, where जितना मैं आपकी बातों से समझ पाई, वो ये कि जो 2020 के 6 महीने थे वो हमने बहुत चुनौतीपूर्ण बिताए हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने के जो सिग्नल्स हैं वो बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। और इसके बाद जो अगला साल आएगा, यानी कि 2020 के बाद 2021, उसमें हम बहुत कुछ अचीव करेंगे, इस बात को आप कहना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े जुमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें समय दिया। इसके साथ ही कुछ और एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे परिचय करा देती हूं आपका। पवन सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, अजय बाम्बी जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही अनुपम कपिल जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, संयोग अधिवेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगी पवन सिन्हा जी आपसे। कोरोना काल में सूर्य ग्रहण अच्छा है या बुरा? क्योंकि संयोग अधिवेशन करने का मकसद ही यही है कि हमें पता चल जाए कि ये सूर्य ग्रहण अब क्या करवट लेने वाला है, इसके बाद क्या कुछ बदलाव होने वाला है। जहां तक सूर्य ग्रहण का सवाल है, सूर्य ग्रहण के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन ये डिमिनिशिंग ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ तो होगी लेकिन परसेंटेज ये घटती चली जाएगी, और सितंबर एंड या ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर की जो संक्रांति है वहां तक आते आते ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर दवाई का भी पता चल जाएगा, वैक्सीनेशन तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन दवाई का पता चल जाएगा जिससे लोग आसानी से ठीक होने लगेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के वजह से एक चीज जो है जिसका ध्यान सब लोगों को बहुत रखना है, वो ये है कि सूर्य अभी डल स्टेट में चल रहा है। डल स्टेट में होने की वजह से, और चूंकि ये सूर्य ग्रहण वायु तत्व के राशि में लग रहा है और वृक्ष नक्षत्र में लग रहा है, वो भी वायु तत्व का है, लिहाजा जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है उन्हें ये रोग ना पकड़े, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो समय से पहले समय के बारे में बताता है, और यहाँ पर जितने भी लोग मैं अभी स्क्रीन पर देख रहा हूं, हम सभी लोगों ने दिसंबर या उससे पूर्व ही जो ये सब हो रहा है इसके बारे में प्रेडिक्शन कर दी, और मेरे ख्याल से सभी लोगों के अपने अपने चैनल्स पर ये बात होगी भी। मेरे चैनल्स पे भी ऐसे है पड़े हुए हैं, और वहां पर हमने बार बार इस बात को सचेत किया था, क्योंकि पहले लोग उसको मानते नहीं है। जल तत्व या वायु तत्व से संबंधित रोग होंगे, तो ये सूर्य ग्रहण यद्यपि बहुत प्रभाव कम तो करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, कफ की दिक्कत रहती है, उन लोगों को बहुत सावधानी 16 अक्टूबर तक रखनी पड़ेगी, और जल बहुत छान के पिए, उबाल के ठंडा करके पिए, नहीं तो उससे भी रोग अभी फैलेंगे। जी, आपने अभी दिसंबर का जिक्र किया, इसी सवाल के साथ मैं अजय भांबी जी का रुख कर लेती हूँ। अजय जी, दिसंबर 2019 का भी पवन जी जिक्र कर रहे थे, तब भी मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, आप सभी को याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि सूर्य ग्रहण आया था। बहुत से ज्योतिष मानते हैं कि उसी के बाद से दुनिया पर संकट आया। क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद हालात ठीक हो जाएंगे अजय जी? इन दोनों सूर्य ग्रहणों में काफ़ी रेलेवेंस है। वो जो 26 दिसंबर का सूर्य ग्रहण है जिसकी आप बात कर रही हैं, वो धनु राशि में हुआ था, और उस समय 6 ग्रह उस राशि में थे, और अब ये जो ग्रहण हो रहा है ये मिथुन राशि में हो रहा है, और मिथुन राशि में जब ये होगा तो वहाँ पर 6 ग्रह वक्री हैं, तो एक वहाँ पर सिमिलैरिटी है। और जो भी कोरोना को लेकर स्थितियाँ पूरी दुनिया में ख़राब हुई वुहान के बाद, ये सब वहाँ से ख़राब हुई और हम एक नए दौर में चले आ रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पूरा दशक है, ये पूरा दशक बदलाव का दशक है। 2020 से शुरू हुआ है
और ये जो दशक है, यहाँ पर जहाँ ये जो पूरा मैं बोलता हूँ युग परिवर्तन का है, जहाँ पर हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, डिस्टेंस रखना पड़ेगा, खान पान में सोचना पड़ेगा। और ये जो दशक है ये पूरी शताब्दी जो 70 वर्ष को डिसाइड करेगा। ऐसा अगर हम पहले देखें, पिछली शताब्दी में जो 1940 से 50 का दशक था, जहां वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया का रुख बदल गया था, दुनिया की सोच बदल गई थी। हम वैसे कभी नहीं रहे जैसे हम थे। तो ये जो दशक है ये भी एक क्रांतिकारी टाइप दशक है। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और उसमें ग्रहणों का और ग्रहों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। तो हमको लगता है कि ये जो ग्रहण है इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। 15 जुलाई के बाद कोरोना थोड़ा सा कमज़ोर होगा और सितंबर अक्टूबर में हम पहले बोल चुके हैं, वहाँ पर आकर इसमें काफ़ी राहत प्राप्त होगी। लेकिन ये समस्या अभी भी 2 वर्ष तक की है पूरी दुनिया में, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। मैं कहीं सुनता हूँ चीन में या साउथ कोरिया में ये रिपीट हो रहा है। तो ये समस्या ख़त्म नहीं होने वाली, रहने वाली है। हमको अपने आचरण का, व्यवहार का, खान पान का, रहन का, सोच का पूरा तरीका, मेरे को अपने पड़ोसी की चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैं अपनी चिंता करूं, मुझे अपनी हेल्थ की चिंता करनी पड़ेगी। पिछले कई शताब्दी में, 50 साल में ख़ास तौर से ऐसा हुआ है कि किसी आदमी का हार्ट में प्रॉब्लम है, गया डॉक्टर के पास, ठीक करा लिया। नहीं, अब डॉक्टर आपसे मिलता नहीं है आज की डेट में, जुकाम के लिए नहीं मिलता। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना योगा करें, क्या खाते हैं उसमें सोचें। आपका पूरा आचरण पूरी दुनिया में चेंज होगा। और जो भारतीय पद्धति है, हम नमस्कार करते हैं दूर से, पूरी दुनिया आजकल नमस्कार करती है। तो हमारी जो हमारी वैदिक सभ्यता है, उस सभ्यता को लेके हमको चलना पड़ेगा। जो वासुदेव कुटुंबकम की बात है, उस बात को अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से स्थितियाँ बेहतर होंगी। हमको अपने पूरे आचरण पर, व्यवहार पर एक दूसरे की कदर करनी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं जी रहा हूँ इस संसार में, मेरे साथ आप भी हैं, जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो भी है, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये सोच पैदा करने के लिए डेकेड है जहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन होगा और ये शताब्दी उसके बाद ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी। अजय मामी जी, जैसा आप कह रहे हैं उनसे मैं एक बात समझ पाई, वो ये कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजना चाहिए, और इसी पॉजिटिव को आपने खोजा जब आपने आज के दिन कहा इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता है। हम सहयोग अधिवेशन कर रहे हैं, 21 जून की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, योग करिए। तो इसी से जुड़ा अब मैं आगे बढ़ती हुई रुक कर लेती हूँ। अनुपम कपिल हमारे साथ हैं। अनुपम कपिल, सूर्य ग्रहण का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और मेरे तीनों जो खास मेहमान थे मैंने उनसे बात की। अब आपसे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि सूर्य ग्रहण से हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके मुताबिक ये सूर्य ग्रहण कितना बदलेगा लोगों की जिंदगी को? देखो, ये पॉजिटिव के लिए होगा, लेकिन कोई भी सूर्य ग्रहण हो, जैसे ये वाला सूर्य ग्रहण है, इसका 3 से 4 महीने तक अगर कोई दुष्प्रभाव है 3-4 महीने तक रहेगा। मृगसारा नक्षत्र में ये जो हो रहा है, तो चित्रा, धनिष्ठा, ये जो दूसरे नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र, इनके जो नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं इनको बहुत सावधानी रखनी है। 22 दिसंबर के पोस्ट में हमने चाइना के बारे में भी बताया था और विश्व को बहुत बड़ा खतरा होने वाला ये भी बताया था। ये कोरोना तो चले जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ फेशियल टाइप की डिजीज आएगी नवंबर दिसंबर के आसपास, जुपिटर और सैटर्न जब मिलेंगे। लेकिन इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे जो ऋषि हैं, आयुर्वेद और ज्योतिष है, इसका बहुत बड़ा ये था। अगर आप नाड़ी ज्योतिष में भी जाते हैं, उसमें औषधि खंडम होता है। तो ये साइंस से कनेक्टेड है ये सब चीजें। इसके लिए 4-5 चीजें मैं बताता हूँ, रेमेडीज, जो देखो हमने तो सुनी है संजीवनी बूटी के बारे में, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 5 चीजें बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, घर में बैठ के कर सकते हो। पहले तो है गोल्ड, मतलब सोना, चांदी या कॉपर, इनमें से कोई भी प्योर चीज आप लेके, जो है कॉइन्स लेके 2 ग्लास वाटर में डालें, उसको बॉईल करें जब तक ये 1 ग्लास बन जाता है, और उसको धीमे धीमे जो आप पिए। दिस इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। सेकेंडली, सोलर चार्ज वाटर, बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल में आप सुबह की रोशनी के अंदर 3 घंटे तक जो है इस वाटर को एक्सपोज करिए। सोलर चार्ज वाटर हो जाता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं इसके अंदर, और ये आपको हेल्प करता है। तीसरी बात, सनलाइट लीजिए रोज सुबह। उसका तरीका है, फुल बॉडी को डायरेक्टली मत एक्सपोज करिए, वो डेंजरस है। टाइम है 7 to 7:45। उससे आपके स्किन पे टैन आना चाहिए। पहले पैरों से शुरू करें 5 दिन, फिर नीज तक आइए 5 दिन, अगले 5 दिन थाइस तक, और फिर फुल बॉडी। इससे जब टैन शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी जो है पूरे साल के लिए जो है तैयार रहेगा। और लास्ट चीज है कलर ब्रीथिंग। कलर ब्रीथिंग मतलब आप बैठ जाइए,
कलर जो है विबग्योर है, प्रिज्म से आप देखते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, तब जब आप ऐसे बैठ जाना, अब स्लोली ब्रीदिंग करना, डीप ब्रीदिंग, ऐसे जब आप इनसाइड ब्रीथ करेंगे, आप व्हाइट लाइट इमेजिन करना, स्टार्ट जो आपको करना है व्हाइट लाइट से, भले किसी भी भगवान में बिलीव करते हो, आप इमेजिन करना व्हाइट लाइट आपके अंदर आ रही है, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सब बीमारियों को दूर कर रही है। माइंड ओवर मैटर, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है मेडिटेशन के अंदर और चक्र मेडिटेशन में भी। और फिर धीरे से जब आप उसको एक्सेल करेंगे, सभी के सभी आप इमेजिन करो बीमारियां बाहर जा रही है। ये 2 मिनट के लिए 18 सेकंड्स के लिए रोकना है ब्रेथ। फिर आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ऊपर के ठंडे कलर है, सिमिलरली ब्रीथ करना, इमेजिन और विजुअलाइज करके। लास्ट में नीचे के जो गर्म कलर है, रेड, ऑरेंज और येलो, ये पैर के थ्रू, धरती के थ्रू इमेजिन करना है 1 by 1, 18 सेकंड स्टॉप करना है हर कलर के लिए। और लास्ट कलर जो हीलिंग कलर है, जो आपका जो धुनी होती है उम्बिलिकल कॉर्ड, वहां से ग्रीन कलर को विजुअलाइज करना है, धरती से आके स्पाइरल वे में आपके इसमें एंटर करके ऊपर जा रही है, क्योंकि ग्रीन कलर पृथ्वी का कलर है हीलिंग करने का। तो इसके अंदर ये ठीक है, ये समझ गई ये बात। अब मैं बात करता हूँ चाइना के बारे में, PRC। आप चाइना के बारे में बात कर रहे हैं ना अनुपम कपिल जी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जो अभी तक आपने बातें कही उनका सार मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। वो सार ये है कि संयोग अधिवेशन अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो योग दिवस से बेहतर वो बातें अपनाने की जरूरत है जो अनुपम कपिल जी कह रहे हैं। आज के दिन से ही इस बात को अपना लीजिए तो कैसे जिंदगी बदल सकती है। अभी तक नहीं बदली तो कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन तो होगा ही। मेडिटेशन तो कहते हैं कि आपको जितना सुकून दे सकता है उसके अलावा कुछ और आपको सुकून नहीं पहुंचा सकता है। अभी चीन का जिक्र भी कर रहे थे अनुपम जी, तो मैं पवन जी यही सवाल आपके पास लेकर आने वाली हूँ, वो ये कि सरहद पर तनाव भी क्या ग्रहों की चाल की वजह से ही होता है? जी हाँ, जो भी ग्रह का मूवमेंट होता है ब्रह्मांड में, उससे एक खास किस्म का स्ट्रेस पैदा भी होता है, खत्म भी होता है। तो इस वक्त जो ल्यूनर और सोलर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो धरती भी कांपेगी, हवाएं भी कांपेंगी, यानी चक्रवात जैसी स्थिति होगी, मन भी कांपेगा। इसलिए लोग विद्रोह करेंगे या लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो। और उसके साथ साथ बॉर्डर्स पर तनाव होगा। और ये जहां-जहां ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां सभी जगह बॉर्डर्स पर तनाव होगा। और जैसे अभी श्री भांबी जी ने कहा कि चीजें ऐसा लग रही हैं कि खत्म हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, ये बात सही है। ये लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं और ये तनाव बढ़ेगा। और इसमें कुछ चीजें राहु की वजह से, राहु की खासियत है कि चीजों को दिखने नहीं देता, तो कुछ चीजें दिखेंगी नहीं। यानी कूटनीतिक स्तर पर हमको, डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत अलर्ट रहना होगा, इंटेलिजेंस लेवल पर बहुत अलर्ट रहना होगा। समाज को भी, आप लोग और सेनाएं तो रहती ही हैं, तो तब जाके इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो ये कुछ ऐसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकती है आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर, जिससे हम सभी को दुख हो। तो हमें बॉर्डर्स पर बहुत ध्यान देना है। और बॉर्डर की जो शातिराना एक्टिविटी समाज के भीतर होती है, स्लीपिंग सेल्स के माध्यम से, उस पर भी बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और अजय भांबी जी, यही सवाल लेकर मैं आपसे आगे बातचीत को बढ़ाना चाहती हूँ। वो ये कि सूर्य ग्रहण हमारा, हम देख रहे हैं कि ये असर करने वाला है, जैसे कि हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, लेकिन सीमा पर रोजाना कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही हैं। चीन और भारत के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ। तो क्या ये सूर्य ग्रहण सीमा पर तनाव बढ़ाएगा या फिर इसकी कोई सकारात्मक भूमिका हो सकती है? कनेक्शन खत्म हुआ। अजय जी, आपसे है मेरा सवाल। लग रहा है अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुपम कपिल जी, क्या आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण से सीमा पर जो तनाव है उस पर भी कुछ असर हो सकता है? जी होगा। अभी चाइना के बारे में जो है ये प्रॉब्लम चलता रहेगा और पवन सिन्हा जी ने एकदम राइटली कहा है, हमें बहुत अलर्ट रहना है डिप्लोमेटिक लेवल पे। ये जो गलवान वैली है ये छोड़ेगा नहीं और इंडिया के बॉर्डर्स जरूर चेंज होने वाले हैं। 3 साल जो हमारे लिए कष्ट वाले हैं और खास हमें समिट टॉक्स जो होते हैं, रक्षा मंत्री अगर जाने का अगर चांस हुआ, अगर बुलाते हैं, उस समय सावधानी बहुत रखनी है, ट्रेचरी हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, इजराइल हमें जरूर हेल्प करेगा वेपन्स के साथ। और चाइना का और अमेरिका का जो लड़ाई है वो एक न्यूक्लियर वर्ल्ड पावर बनने की लड़ाई के अंदर ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन चीन कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे उगल जाती है, नेपाल, बांग्लादेश और ये जो टेरिटरीज हैं,
इसके ऊपर वो इकोनॉमिकली उनको डिपेंडेंट करके, जैसे पाकिस्तान को किया है, श्रीलंका को भी वही कर रहा है, एड दे दे के, तो अपना बनाना चाहता है। जैसे आप बड़ी कंपनी के अंदर छोटा वेंडर जो है वो आप उससे डील नहीं करना चाहते, कंसोलिडेशन होता है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जैसे जितने भी वेस्टर्न पावर्स कर रहे थे फाइट फॉर कॉलोनीज एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जिसे कहते हैं, ये ओल्ड वाइन में न्यू बॉटल है, ये ऐतिहासिक है। जो इतिहास का स्टूडेंट है वो इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को अच्छी तरह समझ सकता है। इसीलिए गालवान पे, और ये जो है टू प्रोंग्ड अटैक इंडिया के ऊपर अगले साल होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। ये 6 महीने तो निकल जाएंगे, अगस्त और अभी से भी जो पीरियड है खराब है, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखते हैं, जैसे गुंडा कोई आता है, झूठ बोलता है, अपनी फौज लेकर आता है, उधर बैठ जाता है। हम पीस लविंग कंट्री है, इंडिया का 6 नंबर है और चाइना का 1 नंबर है, इनका दोनों का जमता नहीं है। 2020 जो साल राहु का है, इंटरनेशनल इमरजेंसी क्यों है? 22 की वजह से नहीं है। 00 आपने पूछा था किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, उन्होंने गलत जवाब दिया। 0 जब भी आता है, सिंगल भी लग जाता है तो इमरजेंसी है, डबल लग जाए तो इंटरनेशनल इमरजेंसी लगी है, क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी राय को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और हम आप सभी के उन व्यू पॉइंट्स का स्वागत करते हैं, और इसीलिए हम सब ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े और वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं मौजूदा स्थिति को लेकर वो अपनी बात रख पाए। बहरहाल अजय बाम्बी जी, चीन की चाल क्या हो सकती है? क्योंकि अभी पवन जी, अनुपम जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं चीन का। देखिए, जो चीन जो है कभी भरोसे का आदमी नहीं रहा, और 1962 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अष्टग्रही थी, 8 ग्रह एक जगह थी। और जब हम यहाँ का देखते हैं 2020 का, तो जब हमने इस संवत्सर में प्रवेश किए थे मार्च 24 को, तो वहाँ पर जो ग्रह स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस वर्ष मई से हमारे चाइना के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं, और इस समय बिल्कुल बॉर्डर पे बहुत ही गड़बड़ हो रखी है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति है भारत और चीन की, ये हम एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हुए हैं, और चीन भी बहुत पीछे हटने वाला नहीं है। अभी वहाँ पर गुत्थम गुत्था होने की उम्मीद है, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ा युद्ध अभी होता नहीं दिख रहा। लेकिन दोनों स्थितियाँ बिल्कुल बराबर की स्थितियाँ रहने वाली हैं। ये स्थिति काफ़ी भयावह रहेगी, लेकिन कुछ दिन तक रहेगी। कोई इसमें ना आगे हटेगा ना पीछे हटेगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा। और ये जो ग्रहण हो रहा है, वराह मिहिर ने लिखा आज से 15-16 साल पहले कि जब इस तरह का आषाढ़ मास में ग्रहण पड़ता है तो वो चाइना के लिए बहुत ख़राब होता है। चीन लिखा उसमें खासतौर से, और कश्मीर के लिए लिखा। तो ये जो दोनों एरिया हैं, यहाँ से हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ से हमारा पाकिस्तान से संबंध जो है वो ख़राब है ही, और ये जो ग्रहण है ये इसके लिए ख़राब है। तो हमको क्या लगता है कि ये स्थिति डिफ्यूज़ तो होगी, लेकिन अभी इसमें तनाव रहने वाला है, और इसके बाद चीन के पतन की यात्रा भी शुरू होगी, और फिर वो चीन कभी भी ऐसा नहीं रहेगा जिस तरह का हमको अब दिखता है। तो ये ग्रहण जो है, और चूँकि ये ग्रहण कोई खास ग्रहण है, और इससे पहले दो चंद्र ग्रहण हुए थे, 2 चंद्र ग्रहण के बीच में ये ग्रहण है। हालांकि जो चंद्र ग्रहण थे वो छाया ग्रह थे, उनको हम ग्रहण नहीं मानते पूरी तरह से टेक्निकली, लेकिन ग्रहण तो थे ही। और वो पहला ग्रहण हुआ था जो 26 दिसंबर की हम बात करते हैं 2019 में, वो हुआ था धनु राशि में, और ये हो रहा है मिथुन राशि में। दोनों राशि एक दूसरे के अपोजिट हैं। वहाँ पर 6 ग्रह उस राशि में थे, और यहाँ पर 6 ग्रह वक्री हैं। तो स्थितियाँ लगभग वैसी हैं। इसलिए जो भी हमारा तनाव हो रहा है, आज हमको तनाव देखने को मिल रहा है। आज हमारी सेना भी जा रही है, वायुसेना अध्यक्ष भी गए हैं। स्थितियाँ इस समय काफ़ी तनावपूर्ण हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ी वॉर एस्केलेट होती नहीं दिख रही। लेकिन वहाँ पर लेकिन आपने अजय जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से, वो ये कि भारत बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष रखेगा, ये आप लोग भी बोल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, और ये उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज भी है जो लगातार चीन के खिलाफ गुस्से में है। पवन जी, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि हम संयोग अधिवेशन कर रहे हैं, इसका संयोग मैं चुरा लेती हूँ, मुझे बता दीजिए कि इस संयोग को चुराने का मौका हमारी अर्थव्यवस्था को कब मिलेगा, वो बेहतर कब होगी? एक तो आपने नाम बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए बधाई। दूसरी चीज यह है, हमारी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने में अभी वक्त लग जाएगा। कम से कम ये फाइनेंशियल ईयर तो निकल ही जाएगा,
और अभी आर्थिक नीतियों में बहुत तेज बदलाव होंगे और वो इस प्रकार से बदलाव होंगे कि वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, जबकि अर्थनीति को हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सके। तो इस वजह से हमारा जो एफडीआई है ये कम होगा। जो यहाँ शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति दिखाई दे रही है, तो और अभी बुध की भी स्थिति दिखाई दे रही है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो आनन फानन के लिए तो होंगी, लेकिन उससे कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो भारत के जनमानस को अभी संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि अगले वर्ष मई के बाद से ऐसी स्थिति भारत की कुंडली में बन रही है जिससे ये आर्थिक मजबूती की ओर से पुनः अग्रसर होगा, पुनः उस रास्ते पे चलेगा जहां इसकी जीडीपी अच्छी होगी। अभी जो विप्लव दिखाई दे रहा है खासतौर से युवाओं में, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो और अपने स्टार्टअप करने की कोशिश करो, क्योंकि नौकरियों में या सरकारी सपोर्ट में बहुत भारी कमी आएगी और वैसा दिख भी रहा है। अगर पवन जी, आपकी मुझे इस आवाज में लोकल को वोकल करने वाली बात ज्यादा समझ आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की बातों को अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो जनमानस आपकी बातों को मानता है, सुनता है, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद आपकी बातों को भी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सुनेंगे और अपने जीवन में लोकल का जो वोकल होने वाला फंडा है उसे अपनाएंगे। अनुपम जी, अर्थव्यवस्था कब बेहतर होगी? लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं, सब जो लोग हैं वो सिर्फ अपने मॉल में दुकानें खोल कर बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या करें? कब बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये पहले ही 1 जनवरी का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था एक चैनल पे भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी क्लियरली लिखा था, पर्सनल ईयर नंबर 9 बहुत डिफिकल्ट है और एनुअल नंबर 4 पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व वाला जो है, ऐसी स्थिति आएगी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को अपना जो स्टाइल है काम करने का वो चेंज करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम तो शुरू हो गया है, लेकिन जो स्थिति है जब बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से आगे निकलेगा, क्योंकि ये प्रत्येक तारा में अभी चल रहा है, प्रत्येक तारा मतलब शत्रु तारा, शनि भी प्रत्येक तारा में चल रहे हैं इंडिया के, और जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, फर्स्ट स्टेज होगा सितंबर के बाद, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगा क्योंकि कोरोना भी उस समय चले जाएगा। सेकेंड स्टेज जुलाई 2021 आपने अनुपम जी बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना अगले साल का खत्म हो जाएगा। बस समय की कमी है। आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संयोग दिवस। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या कोरोना का पीक आने वाला है? संयोग अधिवेशन में सवाल का जवाब हम जानेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, आपने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया था कुछ वक्त पहले। आपने कहा था कि जून और जुलाई में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और बिल्कुल वही हो रहा है सर। जून में काफ़ी ज़्यादा केसेस में उछाल आया है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी डॉक्टर गुलेरिया कि क्या हम अभी कोरोना के केसेस का पीक देख रहे हैं या ये पीक आने वाला है? मेरा ये मानना है कि अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो ये पीक जो है कुछ हफ्तों में आ सकता है, लेकिन सारे भारत पर हम बात करें तो हर एक जो क्षेत्र है उसमें पीक अलग अलग समय पे आ सकता है। डिपेंड करेगा कि वहाँ पे केसेस आगे कैसे बनते हैं। और ये भी एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आगे कई महीनों के लिए अगर पीक आके केसेस कम भी हुए तो एकदम खत्म नहीं होंगे और हमें कोरोना के साथ सीखना पड़ेगा। अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो बाद में भी रखने पड़ेंगे। जब पीक आ भी जाएगा उसके बाद भी केसेस एकदम खत्म नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए प्रिकॉशन रखने हैं, वो बाद में भी रखना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। जी डॉक्टर गुलेरिया, ये आपने कहा कि अभी कुछ जगहों पर हम पीक देखेंगे इसका। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि अभी पीक आएगा, यानी कि अभी जो हालात हैं वो और बदतर हो सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या रिसर्च करके, क्या पैटर्न फॉलो करके आप इस नतीजे पर पहुंचे? तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंडेंट है कि लोग मॉडल करके देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट है और देशों में ग्लोबल कैसा पैटर्न आया था। हमें ये समझना चाहिए कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ ये कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे। अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें
हमारी जनसंख्या के हिसाब से देखें कि कितने केसेस हैं, तो वो संख्या कम है। क्योंकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, यूरोप के कई देश जो हैं हमारे देश की पॉपुलेशन को मिला के बनते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि नंबर्स पे हम न जाएं, परसेंटेज पॉपुलेशन पे देखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो केसेस का नहीं है, वो ये है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक रखें और डेथ्स को कम करें। केसेस अगर ज़्यादा हो गए लेकिन मोर्टेलिटी, लोगों में जान बच जाए, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसीलिए हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर केसेस बढ़े तो उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारे हॉस्पिटल में बेड की कमी पड़ जाए। ये कुछ अहम बातें आपने कही हैं सर, मैं एक एक करके इसमें से जो बिंदु हैं वो उठाऊंगी। सबसे पहले आपने ये कहा कि हमें ये देखना है कि मृत्यु दर ज़्यादा ना बढ़े। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर गुलेरिया कि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जो बड़े शहर हैं वहाँ से मोर्टालिटी रेट ज़्यादा आ रही है, मृत्यु दर पहले के मुकाबले बढ़ गई है, इसकी क्या वजह है? तो इसके कई कारण हैं। इस पर लोगों ने जांच करने की कोशिश की कि यहाँ पे लोगों में मोर्टेलिटी क्यों है ज़्यादा। एक इशू तो ये है कि लोग जो हैं वो हॉस्पिटल देर से आ रहे हैं। अभी भी इन कई शहरों में ये स्टिग्मा है, लोगों को कोविड के नाम से डर जाते हैं कि आस पड़ोस में पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, हमसे बात नहीं करेंगे। इससे वो अपने जो लक्षण है वो छुपाते हैं और जब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तभी अस्पताल पहुँचते हैं। देखा गया कि ऐसे पेशेंट जो हैं जब वो लेट आते हैं तो उनकी एक दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है, क्योंकि फिर उनकी सांस की तकलीफ या मल्टी ऑर्गन फेलियर काफ़ी ज़्यादा हो गया, बढ़ जाता है और उनको बचाने के चांसेस कम होते हैं। तो ये मैं सब लोगों से आगे करने पड़ूंगा कि आप कोविड के नाम से डरे ना, और लोगों की जनता को भी कहूँगा कि आप इन लोगों को स्टिग्मेटाइज ना करें। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम सहायता करें, उसको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें कि अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो आप जल्दी जाएं, जिससे आपका इलाज होगा और आपकी जान बच सकती है। जी मैम, दूसरा उम्मीद करती हूँ। जी बोलिए। जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इन लोगों में जब कोविड की इन्फेक्शन होती है तो वो ज़्यादा सीरियस होती है, तो उससे डेथ रेट बढ़ जाता है। तो इन लोगों को घर में रहना चाहिए, इनको भी हमें सपोर्ट करना है जिससे इनको बाहर नहीं निकलना पड़े। कुछ काम हो तो आस पड़ोस वाले लोग इनको सपोर्ट करें, कॉलोनी वाले लोग हेल्प कर दें, जिससे ये बाहर जाके एक्सपोजर ना हो और ये प्रोटेक्टेड रहे तो हमारी मोर्टेलिटी कम होगी। जी डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में मानसून होगा, क्या मानसून के दौरान कोरोना के जो केसेस हैं ये बढ़ेंगे? क्या कोरोना और मानसून का किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है सर? तो अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कोविड का मानसून से कोई कनेक्शन हो। हमारी एक और वायरस इन्फेक्शन जो हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं या H1N1 के नाम से जानते हैं, उसकी सर्वे में हम देखते हैं कि जो मानसून का महीना है और सर्दियों का महीना है उसमें केसेस बढ़ते हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि उस वायरस से गर्मियों में केसेस कम होते हैं। गर्मियों के दौरान कोविड के केसेस कम नहीं हुए, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे मानसून में। लेकिन ये बात सही है, कई और बीमारियां जो मानसून में कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, उनके केसेस जो कई इन ऐसी बीमारियों के लक्षण जो हैं, बुखार, बॉडी एक्स जो वो कोविड जैसे भी हो सकते हैं। इस दोनों को फिर डिफरेंशिएट करना और अलग अलग भी एक चैलेंज हो जाएगा डॉक्टर। जी सर, इसके अलावा एक सवाल और है, खासकर दिल्ली की अगर हम स्थिति को देखें तो दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना मरीज हो सकते हैं। अब इस फिगर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड फिगर है या जिस तरह की अभी स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर उसी तरफ जा रही है? मेरा ये मानना है कि ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ही कुछ विशेषज्ञों की ये एस्टिमेट है। अभी तक जो सिचुएशन है वो इस तरफ लगता नहीं जा रही है, आगे हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो केसेस हैं और जिसका हम देख रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर केसेस 80 से 90% जो केसेस हैं वो माइल्ड केसेस हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी जो हॉस्पिटल पे जोर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आगे जाके कैसे ये रुक लेगा ये तो कहना मुश्किल है, पर यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब जो दिल्ली के वासी हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हम इस वायरस को फैलने से रोकें। हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे जो प्रिकॉशन हैं इनको अडॉप्ट करें, तभी वायरस का स्प्रेड रुक पाएगा और तभी केसेस कम हो पाएंगे।
जी, क्योंकि आपने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात की सर, तो मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आप भी इस बात को जानते होंगे कि चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, हर जगह इस वक्त एक चर्चा चल रही है कि जिन मरीजों में लक्षण बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, हल्के लक्षण हैं, या फिर जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको क्वारंटीन सेंटर ना ले जाया जाए या फिर उनको अस्पताल में भर्ती ना कराया जाए, उनका इलाज उनके घर पर ही हो, वो होम क्वारंटीन में रहें। अभी हमने देखा था कि उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी की ताज़ा खबर ये है कि उपराज्यपाल भी अब दिल्ली सरकार से सहमत हो गए हैं कि होम क्वारंटीन ही रखा जाए। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर होने के नाते इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना है कि जब हम होम क्वारंटीन की बात करते हैं तो होम क्वारंटीन की फैसिलिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो कहते हैं कि हम घर पे रह लेंगे, लेकिन एक घर में एक ही कमरे में 4 लोग रह रहे हैं और वो जो पेशेंट है वो ध्यान से अपना क्वारंटाइन को फॉलो नहीं करता, बाहर चले जाता है क्योंकि उसको लगता है मुझे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मैं मार्केट भी जा सकता हूँ। तो उसके कारण वहाँ पे एक केसेस के क्लस्टर बन जाता है। तो जब हम होम क्वारंटीन की बात कर रहे हैं तो इसमें हर एक नागरिक की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक तो उसको अच्छी तरह से फॉलो करे और दूसरा, अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको कोविड केयर सेंटर में जाना चाहिए। अगर आपके घर में 3-4 कमरे हैं और आपका एक कमरे में बाथरूम अलग है और अपने आप को अलग आइसोलेट कर सकते हैं तो आप वो होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फैसिलिटी नहीं है और अगर आप घर पे रहेंगे तो वहाँ पे आपके ही आसपास में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके पड़ोस में केसेस बढ़ेंगे और इसी तरह से फिर कंट्रोल नहीं हो पाएंगे केसेस। तो हम होम क्वारंटीन इज़ गुड, होम क्वारंटीन को हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में स्ट्रेन कम होगा या फिर पेशेंट को कोविड केयर फैसिलिटी जाना चाहिए, लेकिन इसको ट्रू लेटर और स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। अभी ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम घर पे रह लेंगे, होम क्वारंटाइन कर लेंगे, एक कमरे में 3 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तीनों को इन्फेक्शन हो गया, उनमें से वो बाहर गए तो उनमें से और लोगों को हो गया, तो उस मोहल्ले में एक क्लस्टर बन गया। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी डेंजरस है और इसीलिए दिल्ली में इतने केसेस बढ़ रहे हैं। जी सर, यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है कि क्या भारत के कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हम पूरे देश की बात करें तो आईसीएमआर का आंकड़े डेटा भी है जो अभी रिसेंटली उन्होंने दिखाया था कि उसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में तो नहीं हो रहा है। अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें, और कई ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हॉटस्पॉट्स हैं या जो कंटेनमेंट जोन है उनको पूरी तरह से हम लॉकडाउन करके रखें। वहाँ पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, एक दूसरे से ना मिलें, घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो वहाँ लोकल स्प्रेड जो है कम्युनिटी में होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इन एरियाज़ में हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लोकल स्प्रेड हो सकता है। ठीक है सर, एक और अजीब सी तस्वीर बन रही है। आपको मालूम होगा कि जब शुरुआत में सिर्फ 500 के करीब केसेस थे तो हमने लॉकडाउन लगाया, इस उम्मीद में कि इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो कम रफ्तार से बढ़ेंगे और हम इस कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि केसेस तकरीबन 4 लाख पहुंच गए हैं, लेकिन अब हम अनलॉक 2 के फेज में आने वाले हैं। तो इस अप्रोच को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन हटाकर स्थिति कहीं खराब तो नहीं हो रही है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि लॉकडाउन के मकसद जो था वो ये था कि हमारे केसेस एकदम बढ़े ना जैसे और देशों में बढ़े थे, और हमें टाइम मिले कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी को पूरी तरह से तैयार कर पाएँ, चाहे कोविड केयर फैसिलिटी हो, कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड आईसीयू हो। और हमें कम से ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम मिला जब लॉकडाउन के दौरान कि ये सारी फैसिलिटी बन पाएँ, ऑक्सीजन पॉइंट्स बन पाएँ, लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो पाए। दूसरा ये जो था कि ये हो कि केसेस जो हैं कुछ हद तक कम हो पाए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि लॉकडाउन जो जिस ट्रू स्पिरिट में हमें इम्पोज किया था वो कई जगह पे हो नहीं पाया और कई लोगों ने लॉकडाउन के बावजूद बाहर जाना शुरू कर दिया और उसका इतना एफिशिएंट लॉकडाउन हम कर नहीं पाए हमारे देश में। दूसरा चीज़ ये हुआ कि इतना लंबे लॉकडाउन के बाद जो आम आदमी है, जो डेली वेज वाला है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, जो काम करने वाले हैं, उनके वेजेस में, उनकी कमाई पे काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा और इसलिए ये बैलेंस डिसीजन है कि हम कुछ हद तक लॉकडाउन खोलें, लेकिन जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ अभी भी स्ट्रिक्ट रखें और वहाँ से केसेस बढ़ने ना दें और आगे स्प्रेड ना होने दें। ठीक है सर, एक सवाल और, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये जो दवाएं हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है सर। अब सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या ये दवाएं वाकई में कोरोना के इलाज में कारगर है?
तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो काफ़ी डिबेट में रही है पिछले कुछ हफ्तों से। कई जर्नल में इसके आर्टिकल भी आए, कुछ विड्रॉ भी हुए। दो चीज़ें हैं, एक है प्रिवेंशन के लिए और दूसरा है ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंशन के लिए जो स्टडीज़ हुई हैं भारत में और 3-4 सेंटरों ने स्टडी की हैं, उन्होंने ये देखा है कि जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं तो उनमें कोविड-19 के इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं अगर हम उनके साथ कंपेयर करें जिन्होंने ये दवाई नहीं ली। तो ये लगता है कि कुछ हद तक ये दवाई जो है, अगर जो हाई रिस्क लोग हैं वो लें तो उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा रहा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए जो सीवियर केसेस हैं, जिनको काफ़ी एडवांस बीमारी है, निमोनिया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इतना असर नहीं करती, क्योंकि ये वायरस के अर्ली स्टेज में, जो रेप्लिकेशन का स्टेज है, जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है तब इसका असर ज़्यादा होता है। जब एक दफ़ा वायरस मल्टीप्लाई करके अब बॉडी को अटैक कर रहा है और ऑर्गन में डिसफंक्शन हो रहा है तो ये दवाई इतना असर नहीं करती। तो अर्ली स्टेज में और प्रोफिलैक्सिस में इसका कुछ हद तक रोल है, एडवांस्ड स्टेज में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और इसलिए अब अगर हम लेटेस्ट रिसेंट गाइडलाइंस देखें तो उसमें जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते। ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बातें आपने बताई हैं लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी होंगी और लोग उसको फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालकर हमारे संयोग अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए।